हेलो एंड वेलकम बैक टू द रुपर ट्यूटोरियल। हम लोग केमिस्ट्री में देख रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने 3 रिएक्शन को देख चुका था। आगे हम लोग की पॉइंट्स में 4 रिएक्शंस को लिखा हमने। ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर कहने का मतलब होता है सक्रियता। जैसे जो तत्व या जो धातु ज्यादा सक्रिय होगा वो जल्दी रिएक्शन को कराएगा और वो कम समय में रिएक्शन को संपन्न कराएगा। ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हमें पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों को पढ़ना है और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्यों पढ़े, इस सिलेबस में तो हमें नहीं है ना। एनसीईआरटी का सिलेबस आप फॉलो कीजिएगा ना तो उसको वहां पे आपको कहीं भी रिएक्टिविटी ऑर्डर का नाम नहीं लिया है। लेकिन जब आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा ना कि कम सक्रिय धातु जो होता है अत्यधिक सक्रिय धातु से विस्थापित हो जाता है। तो वहां पे आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा धातु कम सक्रिय है, कौन सा धातु अत्यधिक सक्रिय है। तो उन चीजों को जानने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी स्टेज के बारे में। दूसरा डिस्प्लेसमेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और लास्ट वन जो है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आज हम लोग इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्या चीज। तो कोई भी तत्व या कोई भी धातु जो होता है ना, तत्व होगा तो धातु होगा, सॉरी धातु होगा तो तत्व होगा ही। तो कोई भी धातु जो होता है ना रिएक्शन करने के बेस पे, जैसे जो सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु होगा जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी वह रिएक्शन जल्दी करेगा। और रिएक्शन जब जल्दी करेगा अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उस धातु की जो है सक्रियता शक्ति क्या है, फास्ट है। जैसे सबसे अधिक सक्रिय धातु जो होता है पोटेशियम होता है और इसी को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछे या मेटल पूछे तो वहां पे आप पोटेशियम को बोलोगे। इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, हम लोगों ने खुद से बनाया इसको। ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी पुरानी। इसको याद करने का, कैटरीना से पोटेशियम, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम, अल्टो से एल्युमिनियम, जेन से जिंक, फरारी से आयरन जिसको एफी कहा जाता है, फिर भी से पीबी जिसको लेड या सीसा, है से हाइड्रोजन, क्यू से कॉपर, मिली से एचजी। और एचजी का संकेत एचजी संकेत होता है मरकरी का। तो मिली को जनरली मरकरी समझना है और एजी को सिल्वर कहा जाता है, ऑडी को यहाँ पे गोल्ड और पुरानी को पीटी प्लेटिनम के नाम से। तो ये सारी चीजें एक तरीका है जिससे जल्दी याद हो जाएगा। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी पुरानी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। और एक और तरीका है, देखिए आप इतना भी याद करके कर सकते हो। क्यों इतना ही, हमने यहाँ पे एच पे स्टार लगाए। एच पे स्टार लगाने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी स्थित धातु है ना, ये धातु जो होते हैं ना डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं अम्ल से। जब तक इसमें ऑक्सीक कारक नहीं डाला जाएगा तो ये जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन कराने के लिए क्या डालना होगा, रिएक्शन नहीं करेंगे तो ऑक्सीकारक जब डाला जाएगा ना तभी ये रिएक्शन करते हैं। कौन से, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातु होते हैं वे सभी धातु। रिएक्टिविटी ऑर्डर में हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातु होते हैं वे सारे धातु जनरली जो होते हैं ना वह बिना ऑक्सीकारक की अभिक्रिया नहीं करते हैं, किससे, अम्ल से। ये भी कंडीशन आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आप इनका भी याद कर सकते हो, इतना सही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो काशी से हो गया पोटेशियम, नाथ से हो गया सोडियम, का से हो गया कैल्शियम, माली से हो गया मैग्नीशियम, आलू से हो गया एल्यूमिनियम, जरा से हो गया जिंक, फीके से हो गया आयरन, पकाता से हो गया लेड जिसको शीशा कहता है, और है से हाइड्रोजन। तो दोनों में से जो भी ट्रिक आपको इजी लगे, जो जल्दी याद हो जाए उससे आप याद कर लोगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट होता है ना कि हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से नीचे तो हम लोगों ने देख लिया ना, सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है आपका सोडियम। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सबसे कम रिएक्टिव धातु कौन सा होता है, तो या तो प्लेटिनम ऑप्शन में दिया है तो आप प्लेटिनम टिक करोगे, नहीं तो गोल्ड टिक करोगे, और नहीं तो कहीं कहीं सीसा भी देता है। तो जो आपको दिखेगा ऑप्शन में जो दिखे, अगर पीबी है तो पीबी दे दीजिए, एयू है तो एयू दे दीजिए, पीटी है तो पीटी दे दीजिए। क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर इनमें से 2 होते हैं, इनमें से 2 गए नहीं। ठीक है। यदि 2 देता है ना तो वहां पे आंसर कंफर्म नहीं हो पाता है। अगर 2 भी दे देना तो आप एयू को टिक
अधिक करोगे। सोना सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है और जनरली जब डीप में जाओगे तो आपको प्लेटिनम होता है। समझ में आया ना इतनी बातें? हम लोग इतनी चीजें कर लिए ना, अब हमें देखना है ना हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु है ना, हाइड्रोजन से आप जितना ही ऊपर जाएंगे ना, धातुओं की क्रियाशीलता उतना ही बढ़ते जाती है। जैसे कहा जाए आपको कि जिंक और कैल्शियम दोनों में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ पे क्या है जिंक, तो पहले आप इसमें जिंक को डिनोट कर लो। जिंक कहाँ है? यहाँ पे है। उसके बाद क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ है? यहाँ पे। हमने बोला कि हाइड्रोजन से ऊपर जितना ही ऊपर हम जाते हैं उनकी क्रियाशीलता उतना ही बढ़ती है। अच्छा ये बताइए सबसे ऊपर ये है कि ये है ना, तो ये है तो क्या है? ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है किसकी तुलना में? जिंक की तुलना में। वैसे ही पूछा जाए बताइए कॉपर और आयरन के बीच में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो कॉपर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है? यहाँ पे ना। ये हो गया आपका कॉपर, ये हो गया आयरन, तो आयरन कहाँ है? यहाँ पे। तो दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? आयरन। समझ में आ रहे थे? ये क्रियाशील धातु हो जाएगा। जो तत्व जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होता है, मतलब हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर हम लोग जाते हैं उन तत्वों की सक्रियता जो होती है उतना ही बढ़ती जाती है। और इसी वजह से सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है सोडियम होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम सबसे ऊपर होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग दूसरा की पॉइंट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिए। तत्वों का संकेत यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं, वहां पे फाइल्स में से जाकर के संकेत का एक पीडीएफ दिया गया, उस संकेत को पीडीएफ को आप प्रिंट करा ले, रख ले, या फिर फोन में ही रख के पढ़ाई करें, उससे आपको समझ में आएगा। एक बार और बता देता हूं, हालांकि मैं के जो होता है वो सोडियम को डिनोट करता है, सॉरी पोटेशियम को, Na जो होता है सोडियम को, Ca कैल्शियम को, Mg मैग्नीशियम को, Al एल्युमिनियम को, जिंक Zn जिंक को, Fe आयरन या लोहा को, Pb जो होता है लेड या शीशा को, H हाइड्रोजन को, कॉपर जो होता है कॉपर ही होता है, Cu जो होता है कॉपर का या तांबा का, Hg मरकरी का, Ag सिल्वर का, Au गोल्ड का और Pt प्लेटिनम का होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरा की पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मिटा देना। चलिए हेडिंग डालना हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग क्या पढ़ना है अब हमें? दूसरा की पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें दो रिएक्शन को पढ़ना है। पहला पढ़ना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसी को कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, इसी में दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है प्रायः नीले रंग का होता है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम लोग लोहे की कील को डुबाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है ना, तो यहाँ पे दो धातु आ गए, एक कॉपर और एक आयरन। कॉपर और आयरन का जो होता है ना, यहाँ पे देखिए दोनों की क्रियाशीलता के आधार पे दोनों के रंग में कैसे भिन्नता आएगी। ये हम लोग मान लेते हैं एक पहला विलयन हो गया, ये दूसरा विलयन हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डाल देते हैं। ये क्या है, तो कॉपर सल्फेट का CuSO4 ही ना कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की एक कील डाली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली देखते हैं कि ये जो ब्लू रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था ये हल्का नीले रंग का हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो होता है ना इसका भूरा अवक्षेप जो है इस कॉपर के ऊपर। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि लोहा जो होता है कॉपर की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इसी का यदि हम रिएक्शन देखें, यहां पे देखिए रिएक्शन इसका समझते हैं।
ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट। इसमें ये जो होता है एक्वा सॉल्यूशन में होना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या डालोगे, लोहे के कील को डालते हो, और लोहा का कील कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब ये रिएक्शन करेगा ना, तो देखिए ये क्या है, कॉपर है और ये लोहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा। कौन किसको एक्सचेंज करेगा, तो जिसकी शक्ति ज्यादा होगी। तो कॉपर और लोहे में देखिए दोनों की शक्ति कहाँ है, तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखे थे कि कॉपर जो होता था हाइड्रोजन के नीचे होता था, जबकि लोहा जो है हाइड्रोजन के ऊपर है। तो हम लोग हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर जाते हैं पदार्थों या तत्वों की सक्रियता उतना ही बढ़ती जाती है। तो कॉपर यहाँ पे कम क्रियाशील होगा और लोहा, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉपर होगा ना, लोहा इसको विस्थापित कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या है, जहां पे कॉपर है वहां पे आप आ जाएगा Fe, Fe लिख लिए, तो ये क्या होगा SO4, और प्लस में क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए तो कॉपर का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। तो यही है, देखिए कॉपर सल्फेट जो है, लोहा जो है, इसको विस्थापित कर दिया। कहने से रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक किसी अन्य धातु से अभिक्रिया करके उसको विस्थापित कर देता है, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु किसी यौगिक के धातु को विस्थापित कर देता है, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कंफर्म है ना इतनी बातें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ठीक है, जिंक धातु को जब डाला जाता है, तो यहां भी देखिए जिंक और कॉपर दोनों में कौन क्रियाशील है, तो कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है, और यह जो होता है यहाँ पे बच जाता है क्या, कॉपर धातु बच जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में हम जब कॉपर धातु को डालते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या, कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा सक्रिय है, यहाँ पे जो देखिए कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है ना, तो ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे सिल्वर धातु मुक्त हो जाता है। केमिकल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस कर लीजिए, Ag1 है तो Ag1 है, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे भी नाइट्रेट 2Ag, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए Ag जहां पे था ना वहां पे आ गया कॉपर, आया है ना, कॉपर आ गया। यहाँ भी जहां पे कॉपर था वहां पे आ गया जिंक। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोहा जो है अत्यधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। ये बात हमें इस रिएक्शन से पता चला। इस रिएक्शन से क्या पता चला, कौन विस्थापित कर रहा है इसमें, तो विस्थापित जिंक कर रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे सल्फेट के साथ में कॉपर था, अब सल्फेट के साथ में क्या हो गया, जिंक हो गया। तो जिंक जो होगा अत्यधिक क्रियाशील धातु होगा किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। यही चीज यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए नाइट्रेट के साथ में क्या था, नाइट्रेट के साथ में यहाँ पे सिल्वर था, और यहाँ पे नाइट्रेट के साथ में कॉपर आ गया। तो विस्थापित कौन किया, कॉपर। किसको विस्थापित किया, तो Ag को। तो Ag जो होता है वो कम क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। समझ में आ गया ना इतनी चीजें। अब हम लोग आते हैं दूसरा की पॉइंट्स। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिए हम लोग, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसको मिटा देना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कोई कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि दो यौगिक आयन एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए कैसे, मान लेते हैं XY कोई एलिमेंट, XY कोई कंपाउंड है और AB कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये भी आप जान जाइए, आप किसी यौगिक का पहला कंपाउंड है, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कभी रिएक्शन नहीं करेगा, तो पॉजिटिव जब भी करेगा निगेटिव से, तो ये X जो है B से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, XB प्लस Y किससे बनेगा, A से करेगा तो Y है। तो यहाँ पे बनेगा यही सेम चीज जो होगा ना। अब हम लोग जनरल एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में यदि कहें, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करेगा, इसका रिएक्शन कराना है तो इसका पहला पार्ट ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव,
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो सोडियम है ना किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनाएगा NaNO3 जिसको सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, और प्लस में क्या बनाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। पिछले क्लास में बताए थे ना कि अवक्षेप के रूप में हमें सोडियम जब कोई भी पदार्थ प्राप्त होता है तो डाउन एरो के लिए डिनोट किया जाता है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम यहाँ पे दो बार एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम जो है इस यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पे क्लोराइड को जो है क्लोराइड को कौन रिप्लेस कर रहा है, Ag रिप्लेस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो चीजें वही हैं, बस यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बार डिस्प्लेसमेंट होता था, विस्थापन एक बार होता था, यहाँ पे दो बार हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जब फेरस सल्फाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, फेरस सल्फाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो Fe प्लस ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये Fe जो है किससे रिएक्शन करेगा, तो Fe प्लस है तो ये नेगेटिव से करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा FeSO4 फेरस सल्फेट बनाएगा ना, प्लस यहाँ पे देखिए ये जो सल्फर है किससे रिएक्शन करेगा, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर देगा और यही भी अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना चीजें। यहाँ पे भी देखिए एक बार ये लोहा जो है ना हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और एक बार ये सल्फाइड हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। दो एग्जांपल लेना हो तो आप ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट जो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, करा के देख लीजिए। कॉपर सल्फेट ये हो गया CuSO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो क्या बना लेगा, ये देखिए प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, ये क्या बना लेगा CuS यानी कॉपर सल्फाइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और प्लस में क्या बनेगा हाइड्रोजन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है ना, तो ये जो हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर अंतर पूछा जाए तो दोनों का डेफिनेशन और दो एग्जांपल लिख देंगे। ये भी लिख देंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई धातु जो होता है एक बार विस्थापित करता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो धातु जो होते हैं अलग अलग यौगिकों के साथ अपने आयनों का विनिमय करते हैं, मतलब आयन चेंज करते हैं। आयन का एक होता है, दो को होता है धन आयन और ऋण आयन, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो ऐसा ही ना हो रहा है, सब में तो वही हुआ है ना, आयन का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा आते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर। फोटोकेमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको एक बायोलॉजी का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस वाला, प्रकाश संश्लेषण। चलिए हमें किसको पढ़ना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक इसका डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं, क्या बोलोगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का सबसे बेटर तरीका है कि एरो मार्क जो होता है ना बीच में, जिसको टाइम्स 2 कहा जाता है, टाइम्स 2 के ऊपर सूर्य का प्रकाश या सनलाइट लिखा होता है, तो उससे आप पहचान जाओगे कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं ना पेड़ पौधे अपना भोजन जो होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में उसको लेते हैं, मिट्टी से जल को लेते हैं, जल किस अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पे लिखा जाएगा सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा C6H12O6, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, चलिए केमिकल को बैलेंस करते हैं। कार्बन की संख्या 1, यहाँ पे कार्बन की संख्या 6, तो यहाँ भी 6 लगा दे,
कार्बन की संख्या 6 हो गया। कार्बन के बाद ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 12 और 1 13 हो गया ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 और 6 2 8। अभी छोड़ देते हैं हाइड्रोजन को, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो यहाँ भी 6 लगा दे। अब हो गया हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन यहाँ भी 12। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और यहाँ पे 12 6 18, यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे लगा दे 6 दूनी 12 6 18। तो ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हुआ रिएक्शन, इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। पेड़ पौधे से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण और क्लोरोप्लास्ट तथा सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो रहा है, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के रूप में, ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन में जो होते हैं ना, कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो वो गैस जो है आपका ऑक्सीजन ही है। कौन सा गैस पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, तो अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। किस गैस को उत्सर्जित करते हैं, तो उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस को करते हैं, ठीक है। इसी वजह से पेड़ पौधों को लगाना जो है जरूरी है, क्योंकि ये जो होते हैं वायु एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंसिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका एक दो लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जब रिएक्शन करता है, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करेगा तो Ag और प्लस Br का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। 2Ag और 2Br यहाँ भी। ये सिल्वर क्लोराइड भी जब रिएक्शन करेगा AgCl 2AgCl, तो यहाँ पे भी रिएक्शन कर लेगा सनलाइट की उपस्थिति में Ag और प्लस Cl2, यहाँ पे Ag को 2 कर लेंगे। ये वही सिल्वर ब्रोमाइड है जिसका उपयोग फोटोग्राफी कैमरे में सरफेस को लेप करने में किया जाता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है, तो या तो ऑप्शन में दिया है सिल्वर ब्रोमाइड तो सिल्वर ब्रोमाइड, नहीं तो सिल्वर क्लोराइड तो सिल्वर क्लोराइड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में, और कहाँ पे लगाया जाता है, तो फोटोग्राफी कैमरे के लेंस में जो होता है सतह को पेंट करने में, सतह को कलई किया जाता है। अब अगला की पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में देखिए क्या है। जब अम्ल और क्षार एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, और यही जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। देखिए कैसे करते हैं, मिटा देना इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगला की पॉइंट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एसिड और बेस, एसिड और प्लस बेस रिएक्शन करेंगे। तो ये जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो साल्ट मतलब लवण और जल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यही जो होता है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे। अभी तो एसिड बेस हम लोग पढ़े नहीं, तो एसिड और बेस को पहचानने का तरीका क्या है, तो एसिड के फॉर्मूले में आपको H मिलेगा, बेस के फॉर्मूले में आपको OH मिलेगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और जब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये देखिए इसमें H दिखा, तो ये क्या हो गया एसिड, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता है NaOH, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है देखिए इसमें OH मिला, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे ना तो ये एक प्रकार से अपने साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इसका पॉजिटिव पार्ट इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव। तो H जो होता है ना निगेटिव के साथ यहाँ पे, और Na जो होता है पॉजिटिव के साथ। तो Na इसके साथ आएगा तो NaCl का फॉर्मेशन करेगा,
NaCl बनेगा ना, Na+Cl, और यहाँ पे H और माइनस थे, 1H और 1H 2H हो जाता है ना, तो 2 गो H और यहाँ पे 2, ये क्या हो गया आपका साल्ट हो गया ना। इसको बताए थे ना, इसी को जनरल साल्ट कहा जाता है, साधारण नमक, साधारण नमक। और ये अपना तो वाटर है, इसके बारे में हम लोग पढ़े ही, समझ में आ रहा है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, यही अभिक्रिया जो होता है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए मिटा देना इसको। इसका एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसका प्लस पार्ट ये, माइनस पार्ट ये, प्लस पार्ट ये, माइनस पार्ट ये, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये क्या बनेगा K2SO4, K2SO4 और प्लस में H2 प्लस H2, वो ये क्या हो गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन किया और यहाँ पे तो वाटर बनाए, तो ये भी क्या है एक प्रकार का नमक है, साल्ट है, और यहाँ पे जल है, तो ये भी जो होंगे ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, जैसे आप अम्ल क्षार और लवण जब पढ़ेंगे ना आगे चैप्टर में, तो वहां पे बताया जाता है कि रिएक्शन जो होते हैं ना, जैसे मिट्टी की अम्लीयता को, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षार न्यूट्रल किया जाता है उसको, तो जहां से भी आपको अम्ल हटाना होगा वहां पे सबसे पहले आपको क्षार लगाना होगा। क्षार से आप रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, और वहां पे चीजें जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश हमारा जो होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय स्वभाव का होता है, और हमारे मुंह में जो होता है ना, दांतों के अंदर जो अम्लीयता होता है उसको दूर करने का काम करता है, तो हमारे मुंह को एक प्रकार से न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्षार बाहर से लगाते हैं, और क्षार कैसा होता है टूथपेस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। लास्ट के पॉइंट पे आते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम अभी समझ भी लिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया में जितने एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे ना, सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। इसका मेनली इसका डिफिनेशन आप कैसे बोलोगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उन प्रोडक्ट के बाद कोई पदार्थ ठोस के रूप में बचता है, तो यही प्रक्रिया जो होती है, यही अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, उसी को कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, मिटाते हैं पहले इसको। लास्ट की पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद मेन प्रोडक्ट के बाद कोई पदार्थ ठोस रूप में बचे, और इसमें अवक्षेप को डाउन एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है, बताए भी थे पिछले क्लास में। देखिए कैसे, जब रिएक्शन कराएंगे एक उभय विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो देखिए क्या बनाता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये क्या बना रहा है AgCl, AgCl और प्लस AgCl हो गया ये NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, तो ये AgCl जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से ये रिएक्शन क्या होगा हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, देखिए बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट और ये माइनस पार्ट है, NaCl से रिएक्शन करेगा तो 2NaCl का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस क्या बन जाएगा BaSO4 का, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और यही किस में बन जाता है अवक्षेप के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, आगे जो है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, और ये बहुत जरूरी है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये 4 रिएक्शन बचे हैं, कल हम इस रिएक्शन को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, और आगे से जो है और सारी चीजें जैसे हैं इसका यूजेज क्या क्या है, ठीक है, 3 सारी चीजों के बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में करके बताएं, आपको क्लासेज कैसे लगते हैं ये भी बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए बाय बाय।